जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के लिए किस तरह से उपयोगी होता है। चलिए इस वीडियो को हम ये चीज़ समझना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन हम लोग करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो इसको हम सिंपली इस तरीके से बताए थे कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को, उस तरह के जीव को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सिंपल है, उसको देखने के लिए हम लोगों को एक स्पेशल इक्विपमेंट, एक स्पेशल मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को मैग्नीफाई करके बड़ा इमेज दिखाया जाता है, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। हिंदी में कहे तो सूक्ष्मदर्शी से हम लोग सूक्ष्म जीव को देखते हैं। काफ़ी सिंपल है। कुछ ऐसा माइक्रोस्कोप होता है, अलग अलग टाइप का माइक्रोस्कोप होता है, जैसे कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप होगा, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसके बाद फेज कंट्रास्ट लाइट माइक्रोस्कोप होता है। तो अलग अलग तरह का माइक्रोस्कोप देखने को मिलता है, जिससे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, सूक्ष्म जीव को देखते हैं। कुछ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हम लोगों के लाइफ में मतलब कि हम लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, और कुछ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हम लोगों को बीमारी कॉज कर देता है, दैट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दूसरा होगा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के दौरान हम लोग यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के लिए किस तरह से उपयोगी है। तो ध्यान से समझिएगा, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करके समझेंगे। पहला हम लोग मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं, दूसरा है फूड और ब्रिवरेज इंडस्ट्री के रूप में यूज होगा, तीसरा है एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल, और चौथा है इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं मेडिसिनल यूज से कि मेडिसिनल यूज क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ध्यान रखिए कि जो भी इंडस्ट्रीज के अंदर एंटीबायोटिक्स होता है, एंटीबायोटिक्स का मतलब हुआ कि लाइफ के अगेंस्ट में, मतलब जो चीज़ के कारण बीमारी हुआ उसके अगेंस्ट में जो भी चीज़ बनाया जाएगा उसे हम लोग एंटीबायोटिक्स कहेंगे। एंटी का मतलब हो गया मतलब उसके विरोध में, बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही तो बीमारी होता है। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विरोध में जो मेडिसिन यूज़ करेंगे वो एंटीबायोटिक्स कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जब लोग बीमार होते हैं। बैक्टीरिया, अब देखिए एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ से बनाया जाता है, तो बैक्टीरिया से बनाया जाता है और फंजाई से बनाया जाता है। एंटीबायोटिक्स की बात की तो मतलब दवाई बनाने में इस्तेमाल होगा। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन, वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक तरह का मतलब वीकेंड जर्म को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसे वही तो वैक्सीनेशन कहलाता है। मतलब जो भी मान लीजिए कि टेटनस है किसी को, है ना, तो उसको वैक्सीन चाहिए, तो टेटनस के बैक्टीरिया को काफ़ी वीक कर देंगे, काफ़ी कमज़ोर करके उसके शरीर में इंजेक्ट कर देंगे। होगा कुछ यूँ कि उसके शरीर में जाने से वो बीमारी तो नहीं कर पाएगा, एक नॉर्मल व्यक्ति है कोई, और उसमें हमने टेटनस का वैक्सीन लगवा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेटनस का बैक्टीरिया कमज़ोर फॉर्म में उसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, जिससे उसको टेटनस बीमारी तो नहीं होगा, बट उसके अगेंस्ट में उसका बॉडी एंटीबॉडी तैयार कर लेगा। ये चीज़ समझ में आया? तो उसके विरोध में एंटीबॉडी बन जाता है। तो वहाँ पर हमने उसके बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया ना, तो वास्तविकता में ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल है वैक्सीन बनाने में। जैसे कोविड वैक्सीन अभी लग रहा है, कोविड वैक्सीन में क्या होता है, वास्तविकता में सिंपल सा मेजर केस में जो होता है वो वीक जर्म होता है, कमज़ोर कोरोना वायरस होता है, जो शरीर में जाने के बाद वो डिजीज़ तो नहीं करता है, बट हमारा शरीर पहचान जाता है उसको कि भैया देखो, इसको याद रखो, इसके लिए मेमोरी बना लो, एंटीबॉडी बना के तैयार रख लो कि अगर फ्यूचर में कहीं भी कोविड का इन्फेक्शन हुआ, रियल वाला कोविड का, तो उससे फाइट करके उसको ख़त्म कर देना। तो वास्तविकता में ये यूज होता है, तो वैक्सीन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। समझ आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वैक्सीन बनाने में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है कि यूज इन द फूड एंड ब्रिवरेज इंडस्ट्रीज, मतलब फूड इंडस्ट्री में यूज होगा, और ब्रिवरेज इंडस्ट्री मतलब पेय पदार्थ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में किस तरह से यूज होगा, जैसे ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ब्रेड बनाने के लिए हम लोग जो भी यूज करते हैं आटा या फ्लोर, या जिसे हम लोग गूंथ दिए तो उसको डफ कहेंगे, तो वहाँ पर ईस्ट पाउडर भी मिलाया जाता है उसके अंदर। ईस्ट मिलाने से होता क्या है कि वो फूल के बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। एक्चुअली हम लोग जब भी ब्रेड बनाते हैं ना, है ना, तो ब्रेड बनाने के लिए हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ का? ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ईस्ट से क्या होता है कि ब्रेड के अंदर जो गैस
मतलब कि होल बन जाता है, छोटा छोटा छिद्र बन जाता है, जिससे ब्रेड स्पॉन्जी बन पाता है और खाने में अच्छा लगता है। तो एक्चुअली वो ईस्ट की वजह से होता है। ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है CO2, जिसकी वजह से वो होल दिखने लगता है। तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट का। ईस्ट एक तरह का फंजाई होता है, ध्यान रखिएगा, ईस्ट क्या है, फंजाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है कि दही बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा, कर्ड बनाने में। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि कर्ड बनाने में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कर्ड कैसे बनता है, मतलब दही कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल तरीका है, मार्केट से जाके दूध खरीद के लाइए, वो दूध को गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद कुछ देर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। पूरा ठंडा नहीं होने देना है, पार्शियली अगर, है ना, एक सुसुम होना चाहिए। उसके बाद 1 चम्मच दही उसके अंदर मिला दीजिए, कुछ देर छोड़ दीजिए, 4 से 5 घंटा, दही बनके तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब बस इतना है कि हमने बाहर से दही उसमें मिलाया, देहाती भाषा में ओकरा जोरन कहते हैं, जोरन जानते हैं ना, तो वो जोरन हम ला के ओकरा में मिला दिए। अब जैसे ही जोरन मिलाएं तो ओकरा बाद क्या होगा, दही बन जाएगा। एकरा मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम ओकरा में दही मिलाएंगे तो एक्चुअली दही में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दही में जो बैक्टीरिया पाया जाता है ओकर नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। कहाँ पर लिखे, चलिए ऊपर वाला नोट कर लिए हैं तो एकरा हम मिटा देते हैं। ध्यान से देखिए, इतना पार्ट को मिटाने जा रहे हैं, कृपया करके नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम बात कर रहे हैं दही के बारे में। दही सुने हैं ना, सावर मिल्क, कर्ड, CURD। अब एक्चुअली दही जो है, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, बताइए, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। दही में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको कहा जाता है लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही में पाया जाता है। अब ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा, लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है। एक्चुअली हम जो 1 चम्मच से दही उसमें मिला दिए थे ना दूध में, उसका मतलब क्या हुआ, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें डाल दिए। अब दूध का टेम्परेचर तो नॉर्मल है, वहाँ पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा, हर एक आधा घंटा में अपना डबल कर लेगा। तो ये जब काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा उसमें, तो ध्यान से एक चीज़ सुनिए, दूध में पाया जाता है शुगर। अब मिल्क शुगर को हम लोग कहते हैं लैक्टोज। क्या कहते हैं, लैक्टोज। ये क्या है, मिल्क शुगर। अब ये लैक्टोज क्या करेगा, तो ध्यान से सुनिए, लैक्टोज पे काम करेगा ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और इस लैक्टोज से बना देगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, एसिड स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है, एसिड स्वाद में खट्टा होता है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि लैक्टोज से बन चुका है लैक्टिक एसिड, और ये बर्तन में दूध प्रेजेंट था, उस दूध के अंदर लैक्टिक एसिड बन गया। अब जैसे ही दूध में बन गया लैक्टिक एसिड, अब दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे कैसीन प्रोटीन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन होगा, कैसीन प्रोटीन। अब कैसीन प्रोटीन जो है इस लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस में जम जाता है। कैसा होगा, कोगुलेट हो जाएगा। कोगुलेट मतलब जम गया। अब जमल फॉर्म ऑफ दूध इज कॉल्ड दही। मतलब कि काफ़ी आसान है, जरा ध्यान से सुनिए। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेगा, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देगा, जो स्वाद में खट्टा होता है, एसिड होता है। अब लैक्टिक एसिड दूध में प्रेजेंट प्रोटीन कैसीन प्रोटीन को क्या करता है, जमा देता है, कोगुलेट कर देता है। जैसे ही कोगुलेट हो गया, इसका मतलब दही बन के तैयार हो गया। देखिए, दूध से ज़्यादा बेहतर होता है दही खाना। कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली ये प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है ना, एक्चुअली ये प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें विटामिन B12 का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। विटामिन B12 मतलब इसमें प्रोड्यूस हो गया रहता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है या लाभदायक होता है। वैसे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, बट इन दिस केस ध्यान से समझिएगा, जब कोई दूध पीता है तो दूध पीने के बाद वो स्टोमक में, पेट में जैसे ही जाता है ना, वो दूध फट जाता है। जैसे छोटकन बच्चा सब जो होता है, वो जो मतलब उल्टी करता है, तो मान लो दूध पिया, उल्टी किया, तो दूध थोड़ी ना निकलता है, दही जैसे मतलब निकलता है उसका। तो ये बात को आप लोग समझ गए हैं, काफ़ी आसान है। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाएगा, जो क्या करेगा, लैक्टोज मतलब मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देगा, लैक्टिक एसिड कैसीन प्रोटीन को कोगुलेट कर देगा। यही कहलाता है दही, कर्ड। बातें समझ में आ गई है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दही हम लोग समझ गए। तीसरा है
चीज़ मैन्युफैक्चर, चीज़ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है ईस्ट का। ईस्ट एक फंजाई है। ईस्ट का साइंटिफिक नेम जो होता है सैक्रोमाइसेस सेरिवेसी। सैक्रोमाइसेस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसेस सेरिवेसी, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों को याद करने की। 8वां क्लास में कौन इंपॉर्टेंट होता है जी? चलिए बस इतना याद रखिए कि चीज़ बनाने में यूज होगा। अगला हम बात करते हैं कि अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, अल्कोहल बनाने में किस तरह से इस्तेमाल में आएगा। चलिए अगर ये सब लिख लिए हैं तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं। हो गया है, चलिए हाँ, अब हम बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल कैसे बनाते हैं? देखिए दारू जो होता है, शराब जो होता है वो किस तरह से बनता है, या अल्कोहल हो गया, बियर हो गया, मतलब ड्रिंक जो होता है ना वो किस तरह से बनता है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जो भी बार्ली हो गया, बार्ली अनाज जो होता है, ग्रेन, ग्रेप्स होता है, ये सब को लिया जाता है और इसको सराया जाता है। सराया जाने का मतलब ये एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये फर्मेंटेशन होगा इसका, है ना। तो फर्मेंटेशन के दौरान होता है क्या है, जरा इसको सुनिए। यहाँ पर होगा शुगर, शुगर का मतलब ग्लूकोज यहाँ पर हम मानते हैं C6H12O6। चलिए अब इसका क्या होगा, ईस्ट और एंजाइम के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन, है ना। ईस्ट या एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा। और आफ्टर फर्मेंटेशन क्या होता है, जरा ध्यान से इस चीज़ को सुनिए। ये ग्लूकोज से बन जाता है इथाइल अल्कोहल, C6H12O6, और प्लस में CO2 गैस रिलीज हो जाता है ना। अरे यार गलती हो गई ना, गलती। इथाइल अल्कोहल की बात कर रहे थे हम। ये है C2H5OH, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था, है ना। गलती से मिस्टेक तो होते रहता है यार, ध्यान से समझो इस चीज़ को। C2H5OH मतलब ये इथाइल अल्कोहल है। एक्चुअली यही तो है अल्कोहल, यही तो है दारू ये देसी दारू है। सैनिटाइजर में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे एक बार होता क्या है, आप लोग कई बार खबर सुनते होइएगा कि फलना देहाती में, देहात वाले एरिया में देसी दारू पीने से या देसी शराब पीने से इतने लोगों की मौत, सुने हैं ना। एक्चुअली वो लोग चोरी छुपे बिहार में बनाते रहता है। अब बनाएगा वहाँ पे चुपके चुपके, तो उसको उतना आइडिया तो होता नहीं है क्या प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन, इस प्रोसेस से गुजारना होता है, फर्मेंटेशन, उसे उतना तो पता नहीं होता है, बट वो ट्राई करता है उसे बनाने की। तो एक्चुअली वो दारू बनाने में सफल भी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, उसको ज़्यादा गर्म कर देता है या ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है, वो इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल में बदल जाता है, CH3OH, है ना। ये मिथाइल अल्कोहल ये पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। अब ओकरा का पता, ओकरा तो इतना ही पता है ना कि अरे दारू तो बना लिए हैं, चलिए परोसा जाए, पैक बना के यूज किया जाए। तो यही पी लिया और दुनिया से चला गया। तो ऐसा होता है। लेकिन पीने वाला ये है, इसको पीने से आदमी मरता नहीं है, बस लीवर खराब होता है। ध्यान रखिएगा, नासा लगता है। ये C2H5OH। तो अल्कोहल, बियर ये सब बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हुआ। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया भैया? तो ये ध्यान रखिएगा, ईस्ट आया है। इसका नाम है क्या है? ये फंजाई है। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, इतना समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है। हमें ब्रेड, कर्ड, चीज़, अल्कोहल समझ आ चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या इस्तेमाल है, कि उस बैक्टीरिया, वायरस या अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्रीकल्चर में क्या इस्तेमाल है। ठीक है, चलिए हम लोग जो भी दाल खाते हैं उस दाल में प्रोटीन होता है, और दाल बनाने वाला जो पौधा होता है उसको दलहनी पौधा कहते हैं। देखिए जिस पौधा में दाल उगता है ना, उस पौधा को दलहनी पौधा कहते हैं। अंग्रेजी वाले ध्यान से सुनिएगा, है ना। दैट प्लांट विच प्रोड्यूसेस द पल्स इज कॉल्ड द लेग्यूमिनस प्लांट। मतलब वैसा प्लांट जो हम लोगों को दाल देता है उसे हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में एक रूट नोड्यूल पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट, LEGUMINUS। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रूट नोड्यूल पाया जाता है। रूट में क्या पाया जाएगा? रूट नोड्यूल। अब ध्यान से सुनिए, रूट नोड्यूल मान लिया ऐसा है। अब इस रूट नोड्यूल के अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया सब पाया जाएगा, जीवाणु। इस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम।
है ना, जो यहाँ पे पाया जाता है। देखिए इसके पीछे का राज समझिए। एक्चुअली इसका बहुत बड़ा यूज होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है इसको। एक्चुअली जो नाइट्रोजन होता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है ना, जिसका हम लोगों के लिए कोई यूज़ नहीं है, डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं। बट नाइट्रोजन वाला कंपोनेंट प्रोटीन में तो मेन नाइट्रोजन ही होता है, तो उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट दैट डायरेक्टली हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग उसका इस्तेमाल क्या बात कर रहे थे हम लोग, नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, या प्लांट भी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकेगा। उस केस में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेगा और उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देगा, नाइट्रेट या नाइट्रेट में बदल दिया। अब इसको क्या करेगा, आसानी से प्लांट इस्तेमाल करेगा, आसानी से प्लांट इस्तेमाल किया तो इसका यूज कर लेगा वो प्रोटीन बनाने में, और प्रोटीन बनेगा जो दाल में स्टोर होगा, हम लोग आसानी से उस दाल को इस्तेमाल कर जाएंगे, यूज कर जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम लोगों को मतलब नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली बात ये हो रही थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइबोजोबियम का इस्तेमाल हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करने का हमारा जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंट पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। होता क्या है एक्चुअली, इस चीज़ को समझिए ध्यान से कि इस इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो एक टाइम पे जाकर डेड कर जाता है। जैसे हम लोग जिंदा है, आज अपना टाइम चल रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या आज से 100 साल पहले जो आदमी हुआ करते थे, क्या उस दुनिया में है ही, उसका शरीर है ही नहीं ना, वो ख़त्म हो गए। जो जानवर था, पेड़ था, सब खत्म हो गया एक तरह से बोले तो। ख़त्म हो जाने का मतलब सिंपल है, वो सब मिट्टी में मिल चुके हैं। एक्चुअली देखिए, जो भी कोई जानवर मर जाता है तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आते रहता है, काफ़ी मतलब कि खराब बदबू आते रहता है। एक्चुअली होता यहाँ पर वहाँ पर कुछ ऐसा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर रहा होता है, डेड और डिकम्पोज करके उसको मिट्टी में मिला रहा होता है। कहने का मतलब काफ़ी सिंपल है, उसका जो बॉडी है, बॉडी में अंदर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, उसको सिंपल सब्सटेंस में बदल के मिट्टी में बदल रहा होता है। तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चल रहा होता है। डिकम्पोजिशन कौन करेगा, वही बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, है ना। एक्चुअली कोई पेड़ सूख गया तो पेड़ सूखने के बाद ऐसा थोड़ी ना कि वो पड़ा रहेगा, पेड़ सूखने के बाद वो धीरे धीरे खराब होते 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 सड़ गल के ख़त्म हो जाता है। तो सराने गलाने का काम कौन करेगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है जो इन्वायरमेंट में एक तरह से बैलेंस बना के रखता है। समझ आ गया है, कृपया करके इसे नोट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे इसके अगले वीडियोज़ के दौरान, और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे बीमारियों के बारे में, पोलियो बीमारी, टाइफाइड, कॉलरा, टीबी, एड्स, इन सब बीमारियों के बारे में हम लोग बात करेंगे इसके जस्ट अगले वीडियो में। आप सभी को रहेगा अगले वीडियोज़ का इंतज़ार। हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहें, वीडियोज़ को देखते रहें। फाइनली हिंदुस्तान जिंदाबाद।